आज हम पढ़ रहे हैं पेपर फर्स्ट हायर इन्वर्टिब्रेट में अपन पाइला पढ़ रहे थे। तो आज क्या पढ़ रहे हैं हम? पाइला का रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र। तो हम जानते हैं कि जो पाइला होता है वो कैसा होता है? उभयचर, है ना, एम्फीबियस लाइफ के अनुकूल होता है, यानी कैसा होता है? जल और थल पर रहने के अनुकूल होता है। यानी कौन सी लाइफ गुजारता है? एम्फीबियस लाइफ। जब ये जल में होता है तो ये किसके द्वारा श्वसन करता है? गिल के द्वारा। गिल्स को हम क्या बोलते हैं? टिनेडियम। और जब ये वायव्य श्वसन करता है या थल पे होता है तो वो कौन सा श्वसन होता है? एरियल, है ना। और वो किसके द्वारा किया जाता है? पल्मोनरी सेक के द्वारा। तो जो पाइला होता है उसमें क्या होती है? एम्फीबियस लाइफ यानी उभयचर जीवन, यानी जल और थल पर रहने के लिए अनुकूल होता है। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो पाइला का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाए जाते हैं? एक होता है टिनेडियम, दूसरा पल्मोनरी सेक और तीसरा होता है न्यूकल लोब। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? टिनेडियम या गिल। तो पाइला के अंदर क्या होता है? जब ये जल में होता है तो किसके द्वारा श्वसन करता है? गिल के द्वारा या टिनेडियम के द्वारा। तो इसके अंदर जो गिल होते हैं वो कैसे होते हैं? मोनोपेक्टिनेट। मोनोपेक्टिनेट का मतलब होता है कि इसमें जो गिल लेमिली होते हैं वो क्या होती है? एक तरफ ही पाए जाते हैं। बाइपेक्टिनेट का मतलब होता है जो गिल लेमिली होती है वो दोनों तरफ पाई जाती है। जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे होगे, मोनोपेक्टिनेट का मतलब होता है कि इसके अंदर क्या होती है? एक एक्सिस होती है जिसके द्वारा ये इससे क्या अटैच होते हैं? गिल लेमिली। आप देख रहे होगे कि इसमें एक टिनेडियल एक्सिस है जिससे क्या निकलती है? गिल लेमिली इसके एक ही तरफ पाए जाते हैं। यानी इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? कोम्ब लाइक। आप देखते हो ना, जो हमारा कोम्ब होता है, कंगा होता है, उसमें क्या होते हैं? जो ब्रिसल्स होते हैं वो एक ही तरफ लगे होते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर जो गिल होते हैं या टिनेडियम होते हैं वो कैसे होते हैं? मोनोपेक्टिनेट होते हैं। और कैसे होती है? कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है। फिर प्रत्येक गिल में क्या पाई जाती है? लॉन्ग एक्सिस पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? टिनेडियल एक्सिस। इस एक्सिस के द्वारा ये किससे जुड़े होते हैं? मेंटल से जुड़े होते हैं। फिर हमने पढ़ा था, इसको दो चैम्बर में डिवाइड करा था, ब्रेंकियल चैम्बर और पल्मोनरी चैम्बर में। एपिटीनिया इसको दो चैम्बर में डिवाइड करती है। तो जो गिल्स होते हैं, जो टिनेडियम होते हैं, वो कहाँ पर पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? राइट साइड पर। यानी ब्रेंकियल चैम्बर के कहाँ पर पाए जाते हैं? राइट साइड पर। ये होते तो वैसे बाईं साइड के ऑर्गन है, लेकिन टोर्शन के कारण ये किधर आ जाते हैं? गिल किधर जुड़ जाते हैं? आकर राइट साइड पर। तो ये ब्रेंकियल चैम्बर के कहाँ पर पाए जाते हैं? राइट साइड पर पाए जाते हैं। फिर आप देख रहे होगे कि ये जो टिनेडियल एक्सिस है इसके अंदर क्या पाई जाती है? दो वेसल्स पाई जाती है, एफरेंट ब्लड वेसल्स और इफरेंट ब्लड वेसल के द्वारा क्या होता है? ब्लड पहुँचता है। तो एफरेंट ब्लड वेसल तो क्या करती है? अशुद्ध ब्लड को कहाँ ले जाती है? गिल्स में। और इफरेंट ब्लड जो होती है ब्लड वेसल वो क्या करती है? शुद्ध ब्लड को कहाँ पहुँचाती है? हार्ट में पहुँचाती है। ये चीज़ आप ध्यान रखना कि जो टिनेडियल एक्सिस है उसमें क्या पाई जाती है? दो ब्लड वेसल्स पाई जाती है, एफरेंट और इफरेंट। एफरेंट क्या करती है? अशुद्ध ब्लड को लाने का काम करती है। और इफरेंट ब्लड वेसल क्या करती है? गिल से शुद्ध ब्लड को कहाँ ले जाती है? हार्ट की तरफ। फिर आप देख रहे होगे डायग्राम में कि जो टिनेडियल एक्सिस है इस पर क्या लगे होते हैं? लेमिली, है ना, ट्रेंगुलर त्रिकोणाकार क्या पाए जाते हैं? लेमिली पाए जाते हैं। ये देख रहे हो ना ट्रेंगुलर, आप इस वाले डायग्राम को देख रहे होगे, इस तरह के ट्रेंगुलर क्या पाई जाती है? पत्ती के समान संरचनाएं पाई जाती है जिनको हम क्या बोलते हैं? लेमिली, है ना। ये लॉन्ग एक्सिस है, इस पर क्या लगी होती है? ट्रेंगुलर क्या लगी होती है? लीफ के समान स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोलते हैं? गिल लेमिली। तो लेमिली कैसी होती है? आप डायग्राम में देख रहे होगे कि मध्य की तो आकार में कैसी होती है? बड़ी होती है। जैसे जैसे सिरों पे जाते हैं इनका आकार कैसा होता है? छोटा होता जाता है। फिर प्रत्येक जो गिल लेमिली होती है वो कैसी होती है? लीफ लाइक चपटी फ्लैट होती है। फिर इसकी दो सरफेस होती है, एक होती है एफरेंट साइड जहाँ से क्या होती है? एफरेंट ब्लड वेसल क्या करती है? ब्लड को ले जाने का काम करते हैं। तो वो वाली साइड कैसी होती है? इसकी स्मॉल होती है। और दूसरी साइड जो होती है वो कैसी होती है? जहाँ से इफरेंट ब्लड वेसल्स ब्लड को ले जाती है वो वाली साइड कैसी होती है? ब्रॉड होती है, बड़ी होती है, लार्ज होती है। आप देख रहे होगे इस डायग्राम के अंदर एफरेंट साइड आकार में छोटी है और ये वाली साइड कौन सी है? इफरेंट साइड। ये आकार में कैसी होती है? बड़ी होती है। फिर इसकी आप लीफ जो लेमिला है, ये है ना लेमिला, इसकी डोर्सल और वेंट्रल साइड पर आप देख रहे हो ट्रांसवर्स क्या पाए जाते हैं? प्लीट्स पाए जाते हैं, उभार पाए जाते हैं। ये डोर्सल साइड पे, तो वैसे कहाँ पर पाए जाते हैं? वेंट्रल साइड पे, जिसके द्वारा क्या होता है? एफरेंट ब्लड वेसल का ब्लड कहाँ आता है? इफरेंट ब्लड वेसल में डायरेक्ट आ जाता है। फिर ये एक डायग्राम आप देख रहे होगे, इस तरह से इसमें क्या होता है? जो ये एक सिंगल लेमिला का डायग्राम है जिसमें ब्लड वेसल से क्या होता है? इस तरह से वाटर करंट गुजर के फिर किस तरह से बाहर आ जाती है। और आपको पता है जल में घुली हुई, क्योंकि
गिल्स के द्वारा श्वसन किस में होता है? एक्वेटिक में। तो जल के द्वारा, जल में घुली हुई ऑक्सीजन कहाँ आ जाती है? गिल्स के अंदर वाटर करंट के द्वारा, और फिर ये कहाँ जाती है? शुद्ध होकर कहाँ चली जाती है? हार्ट में। अभी हम गिल की स्ट्रक्चर पढ़ी थी हमने कि गिल्स कैसे होते हैं, मोनोपेक्टिनेट होते हैं और कोम लाइक स्ट्रक्चर होती है, और कैसे होते हैं? ट्रेंगुलर होते हैं। और अब हम इसकी हिस्टोलॉजी देखेंगे, औतिकी देखेंगे। तो जो प्रत्येक गिल में टिनेडियम में क्या पाए जाते हैं? गिल लेमिली, है ना, त्रिभुजाकार क्या पाए जाते हैं? लेमिली पाए जाते हैं। तो प्रत्येक जो लेमिली होता है वो क्या होता है? एपिथेलियम की डबल लेयर यानी 2 लेयर्स का बना होता है, जिसके बीच में क्या पाया जाता है? स्पेस पाया जाता है, कैविटी पाई जाती है। आप डायग्राम में देख रहे होगे, ये एपिथेलियम की डबल लेयर है और उसके बीच में क्या पाया जाता है? एक स्पेस पाया जाता है। जो एपिथेलियम होती है इसमें क्या होती है? 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। कुछ कैसी होती है? सिलेटेड, कुछ कैसी होती है? नॉन सिलेटेड। यानी सिलेटेड और नॉन सिलेटेड कैसी होती है? कोल्यूमिनर सेल यानी स्तंभाकार कोशिकाएं होती है। डायग्राम में दिख रहा है, ये सीलिया वाली कौन सी होती है? सिलेटेड होती है, पश्माभी कोशिकाएं, और एक होती है नॉन सिलेटेड, अपश्माभी कोशिकाएं दिख रही है, और इनके बीच में क्या पाया जाता है? स्पेस। और तीसरी प्रकार की जो कोशिकाएं होती है वो कौन सी होती है? ग्लैंडुलर सेल। फिर इसके आधार पे आप देख रहे होगे बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये तो सब मिलकर क्या बनाते हैं? टिनेडियल एक्सिस और मेंटल। इससे क्या जुड़े होते हैं? लेमिली। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। टिनेडियम, है ना, टिनेडियम है गिल की औतिकी यानी डबल लेयर से मिलकर बने होते हैं। इनके बीच में स्पेस पाया जाता है और 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, सिलेटेड, नॉन सिलेटेड और ग्लैंडुलर यानी ग्रंथिल कोशिकाएं। फिर उसके बाद दूसरा जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है, पहला कौन सा था? टिनेडियम या गिल। दूसरे प्रकार के जो श्वसन अंग होते हैं वो कौन से होते हैं? पल्मोनरी सेक, है ना। तो पल्मोनरी सेक कहाँ पर पाया जाता है? पल्मोनरी चेंबर में पाया जाता है। और ये कैसी होती है? एक थैली के समान स्ट्रक्चर होती है और हाईली वेस्कुलर होती है। बहुत ज़्यादा कैसी होती है? वेस्कुलर होती है। और कैसी होती है? पेशी होती है, यानी फैलते और सिकुड़ते हैं। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? पल्मोनरी चेंबर में एक छिद्र के द्वारा। पल्मोनरी सेक एक छिद्र के द्वारा किस में खुलते हैं? पल्मोनरी चेंबर में। फिर उसके बाद तीसरे प्रकार के जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं वो क्या होते हैं? न्यूकल लोब। न्यूकल लोब भी कैसे होते हैं? बहुत ज़्यादा कैसे होते हैं? संकुचनशील होते हैं, यानी इनमें क्या होती है? फैलने और सिकुड़ने की पावर होती है। और ये भी कहाँ पाए जाते हैं? मेंटल में पाए जाते हैं। और न्यूकल लोब आप अभी मैं बताऊंगी आपको डायग्राम से। तो ये कैसे होती है? हाईली कॉन्ट्रेक्टाइल स्ट्रक्चर होती है मेंटल की। और ये भी कैसे होते हैं? 2 होते हैं, राइट वाला और लेफ्ट। जो लेफ्ट वाला है वो क्या होता है? एक साइफन के रूप में निकलता है, ये है ना, ये कौन सा वाला है? लेफ्ट वाला है। तो ये क्या बनाता है? एक साइफन बनाता है। और जबकि जो राइट वाला है वो सिंपल होता है, मतलब साइफन नहीं बनाता। तो मेनली जो राइट के द्वारा जो एक्वेटिक जो श्वसन होता है, इसी के द्वारा क्या होता है? पानी क्या होता है? बाहर निकलता है। और लेफ्ट के द्वारा पानी क्या होता है? अंदर आता है। फिर उसके बाद हम अगर इसकी मैकेनिज्म देखेंगे अपन रेस्पिरेशन की, तो मैं अभी आपको बता ही रही थी कि ये इसमें 2 प्रकार का श्वसन पाया जाता है पायला में। एक, जब ये जल में रहते हैं तो कौन सा श्वसन होता है? एक्वेटिक। और किसके द्वारा होता है? गिल्स के द्वारा होता है। तो आप ये डायग्राम देख रहे होगे, ये वाला डायग्राम किसको बता रहा है? एक्वेटिक रेस्पिरेशन यानी जलीय श्वसन को। आप इस डायग्राम में देख रहे होगे, ये इसका हेड है पाइला का, ये बीच में क्या है? एपिटीनिया, जो इसको क्या करती है? 2 चैम्बर में डिवाइड करती है। जिधर पल्मोनरी सेक होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पल्मोनरी चैम्बर बोलते हैं। और जिधर गिल्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेंकियल चैम्बर। तो इस डायग्राम में आप देख रहे होगे कि आप देख रहे हो कि वाटर इन करंट है ना, वाटर, क्योंकि जलीय श्वसन है तो वाटर के साथ क्या होता है? मतलब वाटर के साथ क्या होता है? जल में घुली हुई ऑक्सीजन कहाँ आती है? सबसे पहले लेफ्ट न्यूकल लॉब से कहाँ पर आती है? किस में आती है? पल्मोनरी चेंबर में, है ना। पल्मोनरी चेंबर में लीफ के समान क्या पाया जाता है? ऑस्फेरिडियम। ये क्या करता है? कीमो रिसेप्टर होता है। ये पानी के अंदर जो केमिकल्स वगैरह उनकी पहचान करने के बाद क्या होता है? जो वाटर करंट है वो कहाँ गुजरती है? एपिटीनिया से होकर कहाँ पर प्रवेश करती है? ब्रेंकियल चेंबर में। ब्रेंकियल चेंबर में क्या पाए जाते हैं? मोनोपेक्टिनेट गिल्स यानी टिनेडियम पाए जा रहे हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर क्या होता है? मोनोपेक्टिनेट जो गिल है, यहाँ पर क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है। उसके बाद क्या होती है? जो गैसेस का एक्सचेंज हो जाने के बाद क्या होती है? वाटर करंट क्या होती है? राइट न्यूकल लोब के द्वारा कैसी होती है? बाहर निकल जाती है। और
उस गैस एक्सचेंज हो जाने के बाद इफरेंट ब्लड वेसल के द्वारा कहाँ जाता है, शुद्ध ब्लड, जो शुद्ध ब्लड है वो कहाँ आ जाता है, हार्ट में। ये आपको हार्ट दिख रहा है, ऑरिकल और वेंट्रिकल, यहाँ से शुद्ध ब्लड कहाँ जाता है, गिल से शुद्ध होकर कहाँ जाता है, हार्ट में, और हार्ट से कहाँ जाता है, शरीर के विभिन्न भागों में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एक्वेटिक रेस्पिरेशन का एक फ्लो चार्ट है कि जो वाटर करंट है वो कहाँ से आती है, लेफ्ट न्यूकल लोब से कहाँ जाती है, ब्रेंकियल चेम्बर में, फिर ब्रेंकियल चेम्बर में ऑस्फिरिडियम से होती हुई कहाँ जाती है, एपिटीनिया के ऊपर से गुजरती हुई कहाँ पर आती है, ब्रेंकियल चेम्बर। ब्रेंकियल चेम्बर में क्या पाए जाते हैं, राइट साइड पर क्या पाए जाते हैं, मोनोपेक्टिनेट गिल। फिर इन गिल्स में क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। फिर उसके द्वारा क्या होता है, गैसेस के एक्सचेंज हो जाने के बाद जो वाटर करंट होती है उसमें किसकी मात्रा ज़्यादा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की। और वो वाटर करंट कैसी होती है, राइट न्यूकल लोब के द्वारा कैसी होती है, बाहर निकल जाती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा एक्वेटिक रेस्पिरेशन। अब दूसरा प्रकार का जो रेस्पिरेशन होता है वो कौन सा होता है, एरियल। जब पायला जल में होता है या वायु मतलब स्थल पे होता है तब दोनों प्रकार का, तब वो क्या होता है, पल्मोनरी मतलब कौन सा श्वसन कर सकता है, एरियल। जबकि एक्वेटिक तो केवल जल में होने पर होता है, जबकि जो एरियल रेस्पिरेशन होता है ये जल में भी और थल में भी, दोनों में हो सकता है। तो इसमें क्या होता है कि आप देख रहे होगे, इसका डायग्राम देख रहे होगे, ये इसका हेड है, ये क्या है, पल्मोनरी सेक है। जो एक छिद्र दिख रहा है ये क्या होती है, पल्मोनरी जो सेक है वो एक छिद्र के द्वारा किसमें खुलता है, पल्मोनरी चेम्बर में। फिर ये क्या है, लेफ्ट न्यूकल लोब है, जो कि कैसा होता है, साइफन के रूप में निकला होता है। तो क्या होता है कि आप इस डायग्राम में फ्लो चार्ट में देख रहे होगे कि जो एयर करंट है, जो वायु है जिसमें किसकी मात्रा ज़्यादा है, ऑक्सीजन की, ये कहाँ से आती है, लेफ्ट न्यूकल लोब के द्वारा कहाँ पर आती है, पल्मोनरी चेम्बर में। ये देख रहे हो, हाईली वेस्कुलर होता है, कैसा होता है, मस्कुलर होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। गैसेस के एक्सचेंज हो जाने के बाद आपको नीचे हार्ट दिख रहा है, यहाँ पर शुद्ध वायु पहुंच जाने के बाद क्या होता है, एक्सचेंज हो जाने के बाद क्या होता है, इसी छिद्र के द्वारा फिर ये फैलता और सिकुड़ता है ना पल्मोनरी से, उसके द्वारा वापस एयर जो होती है वापस न्यूकल लेफ्ट न्यूकल लोब के द्वारा कैसी होती है, बाहर निकल जाती है। यानी इसमें हवा के अंदर और बाहर आने के लिए, अंदर आने और बाहर जाने के लिए केवल एक ही ये होता है, केवल एक ही साइफन, यानी लेफ्ट न्यूकल लोब के द्वारा ही अंदर आती है और लेफ्ट न्यूकल लोब के द्वारा ही बाहर निकल जाती है। क्योंकि इसमें जो पल्मोनरी से जो सेक होता है वो कैसा होता है, फैलता और सिकुड़ता है। जब बाहर से एयर अंदर आती है तो फैल जाता है, और जब एयर को बाहर जाना होता है तो ये कैसा होता है, सिकुड़ जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि एक्वेटिक और एरियल रेस्पिरेशन किस प्रकार से होता है। वैसे तो क्या होता है कि पाइला में क्या होता है, एरियल और एक्वेटिक दोनों प्रकार के जो श्वसन रेस्पिरेशन होते हैं वो कैसे होते हैं, अल्टरनेट होते हैं, यानी एकांतरित रूप से होते हैं। लेकिन परिस्थितियों के अनुसार क्या होता है, इसमें कोई एक विधि को अपनाया जाता है। जैसे सपोज करो कि जैसे पाइला को कई बार क्या होता है, जल स्रोत से दूर अंडे देने के लिए कहीं स्थल पर जाना होता है, तब ये किसके द्वारा श्वसन करता है, एरियल श्वसन करता है। किसके द्वारा, पल्मोनरी सेक के द्वारा श्वसन करता है। फिर अभी ग्रीष्म निष्क्रियता का नाम सुना होगा, जिसे हम बोलते हैं एस्टिवेशन। तो एस्टिवेशन के समय क्या होती है, जब ग्रीष्म निष्क्रिया होती है तो ये क्या होता है, बहुत कम सक्रिय रहता है ना, कोई इसमें एक्टिविटी नहीं होती। तो ये क्या करता है, अपने पूरे शरीर को कवच के अंदर यानी शेल के अंदर क्या कर लेता है, सिकुड़ लेता है। और जो कवच का मुख होता है उस पर का मुख ओपरकुलम द्वारा कसकर बंद हो जाता है ना। मतलब ग्रीष्म निष्क्रियता या एस्टिवेशन होती है तब ये बहुत कम एक्टिव होता है, तो अपने पूरे शरीर को कवच के अंदर सिकुड़ कर जो कवच का मुंह होता है उसको ओपरकुलम के द्वारा कसकर क्या कर लिया जाता है, बंद कर लिया जाता है। उसके बाद अब श्वसन क्रिया में किसके द्वारा करेगा, तो उस समय क्या होती है कि जो पल्मोनरी सेक के अंदर जो एयर होती है उसके द्वारा ये क्या करता है, श्वसन करता है। तो समझ में आ गया, एक मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ग्रीष्म निष्क्रियता होती है उस समय किसके द्वारा श्वसन करता है, एरियल, है ना। मतलब पल्मोनरी सेक के अंदर जो एयर बची होती है उसके द्वारा ये श्वसन करता है। बाकी ये दोनों प्रकार से श्वसन करता है। जल में होता है तो जल किसके द्वारा श्वसन करता है, गिल के द्वारा, और जब थल पे होता है तब किसके द्वारा श्वसन करता है, पल्मोनरी सेक के द्वारा। तो ये आज आपको मैंने पढ़ा दिया है श्वसन तंत्र। तो इसके अंदर आपको समझ में आ गया होगा कि श्वसन तंत्र में कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं और उनकी स्ट्रक्चर और किस प्रकार उनकी मैकेनिज्म होती है।